नाज़रीन, अब ज़रा माएँ मुतवज्जो हो जाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों को मोबाइल के हवाले करके अपना काम निपटाने वाले वालिदैन अब ज़रा सोचें, क्योंकि आज जो चीज़ आपको सहूलत लग रही है ना, कल यही आप और आपके बच्चे के लिए इंतहाई मुश्किल बन सकती है और एक मुसीबत भी। जदीद तहकीक ने तेज़ी से बढ़ते इस ख़तरे की निशानदही कर दी है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वो वर्चुअल या फिर डिजिटल ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दिखाकर खाना खिला दो, बच्चा तंग कर रहा है, बात नहीं मान रहा, मोबाइल पकड़ा दो और मसरूफ़ कर दो। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये ख़तरनाक प्रैक्टिस तेज़ी से आम हो रही है, जिससे 1 साल से लेकर चंद साल के बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है वो हकीकी दुनिया से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर देते हैं, बात करना मुश्किल लगता है, ये उन्हें चिड़चिड़ा और ज़िद्दी बना देता है। यही नहीं, ये जहनी कैफियत बच्चों को सारी उम्र के लिए दिमागी और जज्बाती तौर पर मफलूज भी बना सकती है। बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़ने के मज़ीद क्या ख़तरात हो सकते हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, पर बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहिरा बानो साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं और वो खुद मॉम ऑफ एन ऑटिज़म चाइल्ड भी हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड भी हैं। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, हम आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर सुनते आए हैं। ज़ाहिर है आप इस चीज़ को खुद भी डील कर रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी ज़ाहिर है आप देख रही होती हैं, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि कितना मुश्किल इस वक्त ये दौर है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चे को मोबाइल पकड़ाया, डिजिटल की दुनिया दी और उसके बाद हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बच्चों के जहनों पे इसके किस तरह के असरात मुरतब होते हैं और फिर इसका जो सबब बन रही है बीमारी वो हमारे सामने आज। बिल्कुल मारूफ, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक्वायर्ड ऑटिज़म या एक्वायर्ड ADHD एक टर्मिनोलॉजी है, एक डिसऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, टीवी की फॉर्म में हो, मोबाइल की फॉर्म में हो, तो देयर आर चांसेस कि उसके अंदर ऑटिज़म लाइक या ADHD लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें उसको लोगों से घुलना मिलना, बात करना मुश्किल लगेगा या पसंद नहीं आएगा, सोशलाइजेशन के इश्यूज आते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म या ADHD हो नहीं सकता, राइट? जिसको होता है वो बाय बर्थ ही होता है। स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म लाइक या ADHD लाइक सिम्टम्स जरूर आ सकते हैं। Alright. अब जहां तक आप बात कर रही है कि हम बच्चों को स्क्रीन दे देते हैं, देखिए स्क्रीन देकर बहुत इंसान कंफर्टेबल तरीके से आप बाकी काम कर सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है, आप अगर अपनी बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, बच्चा मुझसे इंटरप्ट कर रहा है तो हमें लगता है कि ठीक है हम इसको एंगेज कर दें, लेकिन मारूफ उसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है हम बच्चों के लिए इतना ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं कि हम हर वक्त चाहते हैं कि बस वो एक कोने में कहीं बैठे रहें और हमें बॉदर ना करें। अगर हमें खाना खिलाना है तो बजाय इसके कि हम कोई क्रिएटिव तरीका लेकर आए, उनको खेल में खिलाएं, उनको किसी चीज में, बुक में एंगेज करके खिला दें, किसी प्ले में एंगेज करके खिला दें, हम चाहते हैं कि वो मोबाइल में लग जाए तो सर आसानी से खा लेते हैं। लेकिन साइंटिफिकली ये बात कही जाती है कि जब आप मोबाइल में या स्क्रीन में, इवन एडल्ट भी जो स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं, तो वो प्रोसेस नहीं करते कि आपने कितना खाया, कितनी भूख थी, कितना नहीं खाना था। तो स्क्रीन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये डेवलपमेंटल एजेस होती हैं, बच्चा उसमें सोशलाइजेशन सीख रहा होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग सीख रहा होता है, कम्युनिकेशन सीख रहा होता है। आप अभी भी देखें, जो बच्चा कंपैरेटिवली कम स्क्रीन यूज करता है, उसका अपने इर्द गिर्द लोगों से एनवायरमेंटल अवेयरनेस उसकी बहुत अच्छी होती है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उसकी स्पीच बड़ी क्लियर होती है। सही है। अच्छा ताहिरा साहिबा, पहले हम देखते थे जो ख़वातीन होती थी उनके 9-9, 10-10 बच्चे भी होते थे और वो बड़े आसानी से पाल लेती थी, लेकिन आजकल 1 या फिर 2 बच्चों में माएँ थक जाती हैं, हार मान लेती हैं और गैजेट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना ज़रूरी समझती हैं बनिस्बत इसके कि किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी हो, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। जैसे हम कहते थे कि बच्चों को बाहर जाके खेल लो, लेकिन अब वो वाली हम सिनारियो नहीं देख रहे होते। जो बच्चे बाहर जाके भी अगर खेलते हैं तो उसमें भी वो, आपको पता होगा आजकल बड़े बड़े गेम्स हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं, या ऑनलाइन जो गेम्स इस वक्त हैं, तो वो भी बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। देखिए, इसकी 2 वजूहत है। एक, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, जो हमारा बचपन जो था उस वाला लाइफस्टाइल अब नहीं रहा। मेरे ख्याल में वी वर द लास्ट जनरेशन जो 70s और 80s वाले थे जिन्होंने वो सारी चीजें एंजॉय की। दूसरा, इंटॉलरेंस बहुत आ गई है। देखिए, पहले लोग क्या करते थे, अगर माँ बिजी है तो ठीक है, फूफो ने, खाला ने, ताई ने, चाची, मामी, किसी ने भी पकड़ के सारे बच्चों को बिठाया और खाना खिला दिया। अब इस तरह से नहीं होता। अब हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट कर दी है माँ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर माँ ने भी देखें, एक हम हमारे जहन के अंदर आप ही देखें ना, अगर हम इस दौर की बात कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम मदर बनने का भी एक बहुत है ना, जो सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से मैनेज कर लेती है। सो मैं एक आम माँ होने के तौर पे जब मैं देखती हूँ तो मैं तो वो सब मैनेज नहीं कर पा रही। बच्चा भी फ्रेश है, बच्चे को खिला भी रहे, वो अच्छा स्कूल भी जा रहा है, घर भी अच्छे से मैनेज है, आप भी वेल मेंटेन है, ये सब नहीं हो पाता। तो हमने रियलिस्टिक जो इमेज था मदरहुड का
उसको स्पॉइल करके बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखा दी हैं। और सोसाइटी जो है ना वो बहुत इनटॉलरेंट होती जा रही है। मैं दोबारा बात कहूंगी, पहले अगर बच्चे गली में खेलते थे तो पूरा मोहल्ला उनकी ओनरशिप लेता था। अब अगर आपके पड़ोस के बच्चे गली में खेलेंगे तो आप कहते हैं कि ये कैसे बच्चे सारा दिन गली में खेलते हैं, ये घर में क्यों नहीं टिकते। अब बच्चे को माँ ने टिकाना है, उसको कहीं बिठाना है ताकि वो किसी को बॉदर ना करे, और उसके लिए फिर हम यही गैजेट्स ही होती हैं। ताहिरा साहब, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आ रहा है, मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको मालूम भी होगा कि किस तरीके से फिर इसको ओवरकम किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, और अगर ट्रीटमेंट इसका कोई तिब्बी तरीक़ों से है तो वो भी बताएगा, या फिर हम इसमें अपनी बिहेवियरल चेंजेस रख कर इसका ट्रीट कर सकते हैं इसको। देखिए, जब हम ऑटिज्म की बात करें, मेरे बेटा, आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे बेटे खुद स्पेक्ट्रम पर हैं, तो अगर हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑटिज्म की मैनेजमेंट होती है, ट्रीटमेंट नहीं होती, क्योंकि वो क्योरेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स हैं, बच्चे ने बहुत ज्यादा स्क्रीन देखी, उसकी स्पीच में इशू आ गया, सोशल चैलेंजेस में इशू आ गया, लेकिन उसको ऑटिज्म नहीं है, तो डेफिनेटली वो मैनेज हो सकता है, क्योर हो सकता है। उसका सिंपल तरीका ये होता है कि देखिए, आप स्क्रीन टाइम को कट ऑफ कर दें। मैं अक्सर पेरेंट्स से कहती हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैंने अब इसको स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है, तो अगले 2 दिन आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, तीसरे दिन आप दोबारा उसको दे देंगे, राइट। इससे बहुत बेहतर होता है कि डिसिप्लिनरी वे में आप उसका स्क्रीन टाइम कम करके एक टाइम ऑर्गेनाइज करने के। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चों का स्क्रीन टाइम एकदम से बढ़ा के कम किया जाता है तो उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, अपने जेस्चर्स शो करते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए फिर किस तरह से निपटा जा सकता है? देखिए, ये ह्यूमन साइकी है ना कि आपको एक चीज पूरी मुयस्सर थी, अब वो सामने है, मोबाइल मेरे हाथ में, लेकिन मैं बच्चे को तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता। इसमें बहुत सिंपल होता है कि आप ग्रेजुअली, अगर बच्चा फोन यूज करता है उसको टैबलेट पे शिफ्ट करें, टैबलेट यूज करता है तो उसको टीवी पे शिफ्ट करें, क्योंकि वो स्क्रीन दूर होती है। जो नुकसान फोन के हैं वो टीवी के नहीं है, राइट। उसके बाद आप उसका टाइम कम करें, खत्म करने के बजाय आप उसका टाइम कम करें, और जब वो देख रहा हो कोई भी कार्टून स्टोरी तो आप उसके साथ खुद भी इंगेज हो। इससे ये होता है कि बच्चा फिक्सेटेड नहीं होता स्क्रीन के ऊपर, और उसका सोशल कम्युनिकेशन जो है वो कट ऑफ नहीं होता। अगर मैं खामोशी से एक चीज देखती रहूंगी, स्क्रॉल करती रहूंगी, लेकिन अगर मैं किसी और के साथ देख रही हूँ तो आप कम्युनिकेट कर रहे थे ना, ओ वाओ, दिस इज येलो एलिफेंट, दिस इज ब्राउन बस। तो आप जब बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसका एनवायरमेंटल अवेयरनेस रहती है, सोशल कनेक्शन बेहतर रहता है। एंड देन 2 चीजें इस चीज के अंदर बहुत हेल्प आउट करती हैं। एक तो स्क्रीन का एक्सपोजर कम करना, खत्म मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, तो अनरियलिस्टिक बात करने की कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा, शुगर का इंटेक कम करना। जब आप ये दोनों चीजें कम करते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज्यादा और अच्छा फर्क आता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत इंपॉर्टेंट मामला नाज़रीन डिस्कस किया जा रहा था कि बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए और उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ज़ाहिर है एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगेन ये कहा जा सकता है कि इस पर हम काम कर सकते हैं अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाकर, और सबसे पहले उसमें हमें खुद को चेंज करना होगा। और नाज़रीन, आखिर में जिक्र करेंगे उन अहम वीडियोज़ का जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जरादा वल क़ुम्मल वस्सफ़ादिया वद्दम आयात मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन। सूरह आराफ वर्स नंबर 133, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि फिर हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी दल, जूं और मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों और मेंढक और खून जैसे खुले खुले निशानात यानी निशानियाँ भेजी, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और वही लोग मुजरिम थे। इसराइल की सरजमीन एक बार फिर एक ऐसे मंजर की गवाह बनी है जिसने दिलों में खौफ, सोचों में हलचल और ईमान वालों के जहनों में कई सवालात को जन्म दे दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में शहद की मक्खियों के बेशुमार झुंडों का अचानक से नमूदार हो जाना महज एक मामूली वाक़या नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी गैर मामूली कैफियत है जो इंसान को अपनी बेबसी का एहसास दिलाती है। जनूबी शहर है जिसमें हज़ारों मक्खियों का यूं एक साथ उतर आना, बाज़ारों का सुनसान हो जाना और लोगों का घरों और दुकानों में महसूर हो जाना, ये सब किसी आम दिन का मंजर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद कोई पैगाम दे रही हो। ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि फ़िज़ा में फैला ये शोर और मक्खियों की अलगार किसी फिल्मी या क़यामत खेज़ मंजर से कम न थी। और फिर वो इतलात के मक्खियों के झुंड ने एक फ़ौजी तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया क्योंकि वो उसके इंजन के आसपास जमा हो गई थी। ये मंजर गोया ताकत के घुमंड को चैलेंज करता दिखाई दिया। एक जानिब जदीद टेक्नोलॉजी है नाजरीन, दूसरी जानिब अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक, और नतीजा बेबसी। सोशल मीडिया पर इस वाक़े को महज एक इत्तेफाक नहीं समझा जा रहा। बहुत से लोग इसे एक तंबी, एक इशारा, बल्कि अज़ाब इलाही की झलक भी करार दे रहे हैं। तारीख़ और मजहबी रिवायत गवाह हैं कि जब इंसान हदों को पार कर जाता है, जुल्म बढ़ जाता है और ज़मीन पर फसाद आम हो जाता है, तो कुदरत अपने अंदाज में ख़बरदार करती नज़र आती है। कभी आंधियों की सूरत में, कभी बारिशों की सूरत में, और कभी इन्हीं छोटी मखलूक़ात के ज़रिए।
और नाजरीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपको याद दिलाते चलूँ कि इससे कबल तल अबीब में कौवों की गैर मामूली अलगार ने भी खौफ की फ़ज़ा कायम कर दी थी। रिवायात में ऐसे मनाजिर को अक्सर आजमाइश या तंबी के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा पैगाम जो बराह रास्त नहीं मगर गहरा होता है। यकीनन साइंस इसकी अपनी वजूहात बयान करती है। मौसम, माहौल और कुदरती निज़ाम से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हर चीज़ को साइंसी ऐनक से देखा जा सकता है, या फिर हक़ीक़त में वो खामोश इशारे भी पोशीदा होते हैं जो इंसान को अपने अमाल पर गौर करने की दावत देते हैं, मजबूर करते हैं। शहद की मक्खियों के ये झुंड महज फितरी अमल हो या फिर कुछ और, लेकिन ये मंजर इंसान को ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर रहा है कि जब अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक यूँ निज़ाम को हिला सकती है तो फिर उसकी असल कुदरत की असल वुसअत क्या होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।